आप अगर किसान परिवार से हो तो आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, गन्ने का सीजन आने वाला है, अब फिर खाद खरीदना है, फिर पानी चलवाना है, डीएपी ले आना है, यूरिया ले आना है, उसका इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पड़ेगा, वो पैसे नहीं है। तो हमारा सोच क्या था कि हम किसान की लागत को कम करना चाहते थे। एक आइडिया निकल के आया है कि हम लो कॉस्ट बायो फर्टिलाइजर फ्रॉम बायोमास पे काम करेंगे। हमारे सामने सारे जीवाणु मर गए, सारी चीज़ें खत्म हो गई। जब बुरा वक्त आता है तो मान के चलिए कि और बुरा आना है। दिमाग में आया कि रामायण पढ़ते हैं। रामायण में एक बात सीखने को मिली थी, सीखने की कोई उम्र कोई जगह नहीं होती है। ये आपने कई बार अपने स्कूल कॉलेज जॉब में सुना होगा, मगर क्या कभी अपने डेली लाइफ में अप्लाई किया है? आपको विश्वास नहीं होगा, अगर आप अपनी डेली लाइफ से सीखना शुरू कर दो तो क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते। आपको बस अपने कमियों को अपना हथियार बनाना है। एक बार अपने कमियों को आप हथियार बना के देखो। मेरी पूरी टीम लूजर्स की है। उनके पास, किसी के पास पैसे नहीं थे तो किसी के पास किसी के घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। वो जब कभी कोई काम करने निकलते थे तो उनके पास हारने के लिए कुछ नहीं होता था। वो कुछ भी करते थे, कुछ ना कुछ जीत के ही ले आते थे। जब लूजर्स की टीम मिलकर 27 करोड़ की कंपनी खड़ा कर सकते हैं तो आप क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय श्रीवास्तव है। मैं एलसीबी फर्टिलाइजर्स का फाउंडर हूँ। एलसीबी फर्टिलाइजर्स वन टाइम यूज, क्रॉप स्पेसिफिक, 100% ऑर्गेनिक रेंज ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स डेवलप करता है, जिसे न सिर्फ किसानों को बल्कि समाज या पर्यावरण को लाभ हम पहुंचा सकें। मैं गोरखपुर के पास कुशीनगर जिले के एक छोटे से गांव बसजिला में एक किसान परिवार के यहाँ पैदा हुआ था। वो हर गांव में होते हैं ना किसान जिनका आगे का साल कैसा बीतेगा उनके खेतों में हो रहा है फसल पर निर्भर करता है। वही परिवार जिनको अक्सर बेवक्त आई हुई आपदा जैसे आंधी तूफान बिजली पानी की वजह से पूरा साल का तगड़ी मार झेलनी पड़ती है। हम लोग भी करीब वैसे ही परिवार से थे। मैं और हमारी 3 बहन अक्सर अपने बेसिक एसेंशियल नीड के साथ उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, जैसे कि अपने खानों के साथ, अपने कपड़ों के साथ, अपने खिलौनों के साथ, अपने किताबों के साथ। हमारे घर में भाई बहनों को मिला के हम लोग 6 लोग थे और खेत जो कि पूरा खेती पे निर्भर करते थे। जब फसल बहुत अच्छी हो जाती थी तो हमें इतना एश्योर हो जाते थे हम लोग कि हाँ, हमें अब साल भर में सिर्फ खाना अच्छे से मिल सकेगा, हम अच्छी से पढ़ाई कर सकेंगे। अच्छी लाइफस्टाइल जीना एक किसान के लिए असंभव की तरह से होता है। हम लोग अक्सर अपने पहने हुए कपड़ों की वजह से, शादी में ले गए गिफ्ट्स की वजह से और हिंदी मीडियम से होने की वजह से, इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से, अपने स्पीकिंग टोन की वजह से अक्सर अपने रिश्तेदारों के बच्चों से के साथ कंपेयर किए जाते थे जो बड़े शहरों से आते थे। हमने बचपन से अपने रिश्तेदारों का यही नेचर देखा था और इसलिए जब किसी के यहाँ कोई शादी पड़ती थी या कोई फंक्शन पड़ता था तो सब लोग तैयारी में जुट जाते थे, हम लोग पढ़ाई में जुट जाते थे, या हम लोग कोई बहाने खोजते थे जिससे हम लोग को वहाँ ना जाना पड़े, उन लोग के बीच में ना बैठना पड़े। जब हमारे माँ बाप ने ये हमारा बिहेवियर देखा, उन्होंने गुस्सा के बोले ये क्या तरीका है तुम लोगों का। बट जब उन्हें रीज़न पता चला कि किस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, वो सिर्फ दुखी नहीं हुए थे, दे फेल्ट गिल्टी अबाउट व्हाट वी आर फेसिंग इन द सोसाइटी। उन्होंने डिसाइड किया 15 की जगह पर 18 घंटे खेतों में मेहनत करेंगे, मगर हाँ, बच्चों को एटलीस्ट गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। सर, मैं बचपन से पढ़ने में तेज था और सच बताऊं ना, हर किसान परिवार के बच्चे को पढ़ने में तेज होना पड़ता, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। क्योंकि जब वो खेतों में देखता है अपने माँ बाप को 15 से 18 घंटे मेहनत करने के बाद भी एक बच्चे को बेसिक क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, तो उसके और क्या होप कर सकता है। 9th क्लास में मेरा 50% स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो गया, जो कि उन ब्राइट स्टूडेंट्स को दिया जाता था जो कि फाइनेंशियली वीक हुआ करते थे। ये स्कॉलरशिप मुझे 9th क्लास से 12th क्लास तक के लिए कानपुर में मिली थी, जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकूं और आगे बढ़ सकूं और किसी भी टेक्निकल एजुकेशंस में आगे प्रोसीड कर सकूं। और उसके लिए मुझे कानपुर में हॉस्टल में रहना पड़ता। आप कितने भी स्ट्रांग हो या वीक, कितने भी अमीर हो या गरीब, आपके लिए आपका घर सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन होता है। ये आपको तब पता चलता है जब आप हॉस्टल में आते हो, खास तौर पे वैसे हॉस्टल में जहाँ पे आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार आपके घर पे बात करने को दिया जाता। हम उस परिवार से थे जहाँ पे मैं अपने माँ बाप से मुश्किल से 2 से 3 दिन में से ज़्यादा दूर नहीं रह पाता था। मैं जब हॉस्टल में पहुँचा, मैं कई दिन तक रोया, मगर अपने आप को सिर्फ एक बात कह के तैयार किया कि हाँ, मुझे अपने घर वालों को प्राउड फील कराना है। उनको जिन समाज ने उन्हें बाइकआउट किया था, जिन समाज ने उन्हें छोटा दिखाया था, उन्हें प्राउड फील कराना है। मैं उस लंबी रेस में लग गया। मैंने अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा नंबर हाई स्कूल में लाया और मेरा पेपर में पहली बार फ़ोटो निकला था। उस फ़ोटो को देख के उन सभी रिश्तेदारों ने अप्रिशिएट किया था जिन्होंने हमेशा हमें ह्यूमिलिएट किया था सोसाइटी में। मैं 11th क्लास में पहुँचा, और उसके बाद मैंने IIT JEE की तैयारी शुरू की और मैंने अपना 12th का पेपर प्राइवेट से डलवा दिया था, जहाँ पे मुझे सिर्फ पेपर देने जाना होता था। सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, हमारा रैंक इम्प्रूव हो रहा था, हम पेपर्स में अच्छा कर रहे थे। मुझे स्कॉलर्स हॉस्टल में शिफ्ट किया गया कि हाँ, ये बच्चे अच्छे करेंगे और अब लग रहा था प्रॉब्लम्स दूर होने वाली है।
हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे अपने ज़िंदगी में। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 4 से 5 साल में हम घर की फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर लेंगे और उसी एनर्जी के साथ हम रोज़ मेहनत करते थे। कहते हैं ना सर, जब बुरा वक़्त आता है तो आपको लगता है कि नहीं अब अच्छा होने वाला है, मगर हाँ, उससे बुरा वक़्त अभी रास्ते में पड़ा होता है। जब मैं कॉलेज पहुँचा, तो वहाँ पे ना ही कोई लैब था, ना ही कोई मशीन्स थी, ना ही कोई टेक्निकल, ना ही कोई फाइनेंशियल सपोर्ट। अब मैं उस स्थिति में था जब मैं पुराना सोचता था कि अब मेरे पास ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना ही टेक्निकल सपोर्ट है, ना ही मेंटरशिप है। और जब पीछे देखता था तो घर वालों का होप दिखता था कि 4 साल बस, अब 4 साल के बाद बच्चा कमाने लगेगा, बच्चा जॉब पा जाएगा, बच्चा हमारी कंडीशन को इम्प्रूव कर देगा। घर की कंडीशन देखने के बाद जब कॉलेज को देखता था तो उसमें कोई ऐसा इक्विपमेंट, कोई ऐसा मशीन नहीं था जिसको सीख के मैं एटलीस्ट कोई छोटा-मोटा रोज़गार भी पा सकूँ। तो दिमाग में ये चलता था और दिमाग में हमेशा अपनी घर की प्रॉब्लम्स घूमती थी। आप अगर किसान परिवार से हो, तो आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, गन्ने का सीज़न आने वाला है। अब फिर खाद खरीदना है, फिर पानी चलवाना है, डीएपी ले आना है, यूरिया ले आना है, उसका इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पड़ेगा, वो पैसे नहीं है। दिमाग में जब ये सारी चीज़ें चलती है ना, तो इंसान चाहता है कि कुछ नहीं तो कम से कम इनके लिए तो कुछ कर सके। लकीली मैं केमिकल इंजीनियरिंग जॉइन किया था। मेरे पास टाइम हुआ करता था। मैंने ये सोचा कि कम से कम अब इनके लिए कुछ करेंगे और कुछ आगे बढ़ेंगे। डिपार्टमेंट में फैसिलिटी ना होने की वजह से हमारे पास टाइम बहुत होते थे और जब आप प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो आपको घर की सारी प्रॉब्लम्स आपकी आँखों के सामने घूमते हैं कि हाँ, खेती करनी है, खेती में ये खाद चाहिए, ये यूरिया चाहिए, ये डीएपी चाहिए और हर सीज़न में डीएपी की क्वांटिटी या यूरिया की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। एक दिमाग में क्वेश्चन अराइज़ करता था कि क्या ये क्यों बार-बार बढ़ता जा रहा है? क्यों पिछले सीज़न में 3 पानी चला था, इस सीज़न में 5 पानी चलाए थे। तो लगा था कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, जब मेरे पास कोई काम नहीं है तो कम से कम इस पे काम कर सकते हैं, हम अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहते थे। हम छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए, फसलों में गमलों में पौधे लगा के कि हाँ, ये पानी क्यों उड़ जा रहा है या पौधे क्यों बढ़ नहीं रहे हैं, खाद में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितना खाद देना है, ज़्यादा देना है, कम देना है, ये सारी चीज़ें करते थे। तो इन सब डिटेल्स के साथ मैं अलग-अलग प्रोफ़ेसर्स के पास जब पहुँचता था, तो आप जानते हो कि आप अगर एक नॉर्मल फैमिली से होते हो, तो दिख जाते हो कि आप एक नॉर्मल फैमिली से हो और आप एक छोटे से ब्रांच से हो, तो वहाँ पे आपको प्रोफ़ेसर पहली बार में वैसे ही रिजेक्ट कर देता था। आप 5 बार जाओगे, 6 बार जाओगे, 7 बार जाओगे, कोई नहीं सुनता था। मगर कहते हैं ना, कितनी बार कोई मना करेगा। अंत में 2 प्रोफ़ेसर तैयार हुए कि हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बताओ क्या है, हम कुछ समाधान करते हैं। हमने अपने सारे काम किए हुए चीज़ों को उनको दिखाया। उन्होंने बोला कि हाँ, बायो फर्टिलाइज़र पे काम किया जा सकता है, तुम इस पे पढ़ना शुरू करो। मैं आपको बताता हूँ बायो फर्टिलाइज़र होता क्या है। बायो फर्टिलाइज़र जो भी अवेलेबल बायोमास है, जो भी चीज़ें सड़ सकती हैं, वो उनमें अगर हम जीवाणुओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि अगर जैसे आप यूरिया डीएपी की बात करें, तो यूरिया डीएपी आपको न्यूट्रिएंट देता है, यूरिया नाइट्रोजन दे देता है, डीएपी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश देता है। बायो फर्टिलाइज़र क्या करता है, इनको बनाने वाले जीवाणु देता है। ये जीवाणु जब खेत में जाते हैं तो यूरिया भी बनाते हैं, डीएपी भी बनाते हैं, नाइट्रोजन बना रहा है, कोई फास्फोरस बना रहा है, कोई पोटाश बना रहा है, तो एक खेत में बनाने का टेक्नीक होता है बायो फर्टिलाइज़र। मेरा सोच क्या था, हम इसी टेक्निक में थे। हमारा सोच क्या था कि हम किसान की लागत को कम करना चाहते थे और जब बार-बार नहीं देना पड़ेगा तो लागत कम हो जाएगी, मेहनत कम हो जाएगी, पानी कम चलाना पड़ेगा। तो हम बायो फर्टिलाइज़र पे पढ़ना शुरू किए। हम कैसे बनता है बायो फर्टिलाइज़र, अभी क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं बनाने में, क्यों बायो फर्टिलाइज़र के नाम के होने के बावजूद भी केमिकल फर्टिलाइज़र मार्केट में बिक रहा है। हम सारी चीज़ें नोट किए, सारी कमियों को नोट किया और प्रोफ़ेसर के साथ बैठ के इस पे काम करना शुरू किया। तो एक आइडिया निकल के आया कि हम लो कॉस्ट बायो फर्टिलाइज़र फ्रॉम बायोमास पे काम करेंगे। अब इस आइडिया के साथ मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और सिर्फ मुझे प्रेज़ेंट करने का ही नहीं मौका मिला। हम उसमें 128 में से 3rd पोज़ीशन पे आए। वो मोरल बूस्ट हमें इतना एटलीस्ट एश्योर करा दिया कि हाँ, हम अपने फैमिली को एश्योर कर सकते हैं, फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे आगे चल के, अगर इस पे काम करते हैं तो। उसी मोरल बूस्ट के साथ हम अब जब वापस आए तो हमने अपने कई दोस्तों के साथ मिलकर टीम बनाई और लग गए इस पे काम करने। हम कॉलेज क्लासेस बंक करते थे और कृषि विज्ञान केंद्र में जाके मिलना, एनजीओ से बात करना, एफपीओ से बात करना, किसानों से बात करना, रिसर्च पेपर्स पढ़ना, किताबों को पढ़ना लाइब्रेरी में जाके। 1 साल करीब लगा और हम एक प्रॉपर यूएसपी के साथ तैयार हुए। उस यूएसपी के साथ हमने स्टार्टअप इंडिया के एप्लीकेशन में अप्लाई किया और हम टॉप 70 में थे पूरे नॉर्थ इंडिया में, जिन्हें पूसा कैंपस में बुलाया गया था मास्टर क्लास के लिए। और इतना ही नहीं, 1 महीने बाद हमें उन सभी यंग एंटरप्रेन्योर्स को सेलेक्ट किया गया जिससे प्राइम मिनिस्टर सर वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। यहाँ से हम स्टार्टअप के बारे में सोचना शुरू किए। स्टार्टअप करने के लिए हमें पहले तो एक टेक्नोलॉजी के साथ कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहिए होगा और उसके बाद उसको मार्केट में ले आना होगा। टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, कुछ शोध करना पड़ेगा। उस शोध के लिए आपको मशीन्स और लैब फैसिलिटी चाहिए होगी, वो आपके पास नहीं थी।
स्टूडेंट्स होने का एक बेनिफिट होता है कि आप अलग-अलग कॉलेजेस में जाकर इंटर्नशिप कर सकते हो। तो टेक्निकल काम को कंप्लीट करने के लिए हम अलग-अलग कॉलेज को अप्रोच करते थे, वहाँ पे इंटर्नशिप करते थे। उनके उनके दिए हुए सारे काम को करते थे, साथ में जो शाम में समय मिलता था, उस समय हम अपने भी काम उनसे पूछते थे, डिस्कस करते थे और कुछ ना कुछ करना शुरू किए थे। इसी तरह कई कॉलेजेस में जाना जाना शुरू किया, फाइनल ईयर तक जाते-जाते हमने जो अपना टेक्निकल सेक्शन का काम था कि बायो फर्टिलाइज़र बनाएँगे कैसे? लैब स्केल पे बायो फर्टिलाइज़र बनेगा क्या? कैसे बनेगा? उसमें क्या-क्या फ़ीचर होंगे? उसको कैसे बना सकते हैं? उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? वो सब हमने कर लिया था। हम 5 लोगों की टीम टेक्निकल काम कंप्लीट करके एक चैलेंज कंप्लीट किया था, अब दूसरा था मार्केटिंग का। मार्केटिंग सीखने के लिए हम अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में जाते थे। स्टूडेंट्स होने के नाते हमारे पास ये बेस्ट ऑप्शन था कि हम फैक्ट्री में और लैब में दोनों जगह इंटर्नशिप कर सकते थे। फैक्ट्री में जाके इंटर्नशिप करना शुरू किया, वहाँ पे मार्केटिंग और एक्सपेंशन सीख लिया। यहीं से हमारे आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ और हम अलग-अलग इवेंट्स में जैसे गोरखपुर महोत्सव हुआ, जनहित जागरण का हुआ, एआईसीटी का छात्र विश्वकर्मा अवार्ड हुआ, इसमें पार्टिसिपेट करते गए, जीतते गए। और 12 फरवरी 2020 को हमने अपनी पहली कंपनी एलसीवी फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर की। सब काम अच्छा चल रहा था, लैब में जीवाणु इकट्ठा कर चुके थे, पौधों पे टेस्टिंग कर रहे थे, किसानों के पास थोड़े बहुत सब ट्रायल्स करा रहे थे। मगर फिर आता है ये ब्लडी लॉकडाउन। हमें ये बताया जाता है कि होली का छुट्टी है और आप घर चले जाओ, होली के बाद आप आके कंटिन्यू करोगे। हम लोग सब चीज़ एज़ इट इज़ छोड़ के 15 दिन का कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के लिए कुछ सेट करके, पौधों के लिए सेट करके हम लोग वापस गए थे और 15 दिन के बाद छुट्टी बढ़ती गई। हमारे सामने पौधे मरने शुरू हुए, हमारे सामने सारे जीवाणु मर गए, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और हम जिस स्टेज पे शुरू किए थे, हम उसी स्टेज पे आ गए। फिर हमें लोगों के ताने सुनने पड़े, लोग कमेंट करना, रिश्तेदारों का फिर फ़ोन आना कि बच्चा क्या कर रहा है, बहुत आगे बढ़ा था, फिर आके वहीं बैठ गया। इंजीनियरिंग किया था, इंजीनियरिंग करने के बाद घर बैठा हुआ है। जब दिमाग में बहुत कुछ चलता है ना, तो आदमी समझ नहीं आता है क्या करे। मैंने पूरी कोशिश की थी अपनी कंपनी को बचाने के लिए। मैं अलग-अलग इंक्यूबेशन सेंटर में अप्लाई करता था, हर जगह से रिजेक्ट होता था। कई ग्रांट्स को अप्लाई किया, रोज़ रिजेक्शन का मेल आता था। कहीं भी कोई स ऑप्शन नहीं दिख रहा था। मैंने जॉब की कभी तैयारी नहीं की थी, तो जॉब भी नहीं था मेरे पास, कोई डिग्री नहीं थी क्योंकि अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था। वहीं घर बैठा हुआ था, ताने सुन रहा था, तो दिमाग में आया कि रामायण पढ़ते हैं। रामायण में एक बात सीखने को मिली थी कि कोई बुरा वक़्त आपके लिए इसलिए नहीं आता है कि आपको नीचे कर सके। इसलिए आता है कि आपको तैयार कर सके, आप इतना तैयार हो जाओ कि आगे के बड़े से बड़े चैलेंजेस को आप झेल सको। खाद तो मैंने ही बनाई थी ना, मशीन्स भी मैंने बनाई थी। इतना लैब में काम किया था, इतने रिसर्च पेपर्स लिखे थे कि जीवाणु कहाँ मिलते हैं, किस मिट्टी में मिलेंगे, वो सब पता था। बुरे वक़्त में जो साथ देता है ना, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे एक दोस्त ने मुझे 10,000 रुपए दिए थे। उस 10,000 रुपए से मैं छोटा-सा एक मशीन बनाया था खाद बनाने वाली और उसके बाद अलग-अलग जगह से मिट्टी उठाना वो तो मेरा काम था। उसको करने के बाद हमने पहली बार बायो फर्टिलाइज़र 2 किलो बायो फर्टिलाइज़र बनाया था। उसका 1 किलो हमने टेस्टिंग के लिए भेजा, 1 किलो सब्जियों के साथ ट्रायल किया अपने ज़मीन पे। वो एक ऐसा समय था ना कि या तो आप आगे बढ़ जाओगे या तो आपको जॉब करनी ही पड़ेगी। वो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। अच्छा हुआ तो आप प्रोसीड करोगे, नहीं अच्छा हुआ तो आप इतना मन से हार चुके थे कि अब आप कुछ नहीं कर सकते थे। दूसरे दिन ही बीज अंकुरित होना शुरू हो गए। ये आस-पास में बात इतनी फैली कि कई गाँव से लोग आके देखना शुरू किए जो कि बीज 8 दिन, 9 दिन में अंकुरित होती है। दूसरे दिन, तीसरे दिन पे बीज अंकुरित होके जमना शुरू कर गए। उसी बीच में हमारा सर्टिफ़िकेशन का रिपोर्ट आया कि इस खाद में 1-2 नहीं करीब 9 तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधे को ज़रूरत है। नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस, पोटाश, ज़िंक, सल्फ़र, कार्बन ये सारी चीज़ें हैं इसमें। साथ ही साथ इनको बनाने वाले सारे जीवाणु भी हैं। वो जीवाणु जब एक बार खेत में जाएँगे तो फिर ये सारे तत्व खेत में बनना शुरू हो जाएगा। आपको बार-बार खाद नहीं देना पड़ेगा। ये जब चीज़ें फैली तो मुझे पहली बार मेरा मीडिया कवरेज हुआ। दैनिक जागरण ने मुझे पूरे 150 से ज़्यादा शहरों में 12 राज्यों में फ़ीचर किया और उसके बाद हमारे पास ऑर्डर्स आना शुरू किए। हमारे पास ले दे के 3 किलो खाद था। कोई 5 टन माँगता था, कोई 3 टन माँगता था, कोई प्रोडक्शन यूनिट माँगता था, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था। फिर यहाँ पे यूज़ हुआ वही इंटर्नशिप में सीखा हुआ, फैक्ट्रीज़ में सीखा हुआ ज्ञान कि कैसे कस्टमर से बात करते हैं, कैसे उनको समझाते हैं। लोगों के कॉल्स आना शुरू हुए, हम डिटेल नोट करते थे, हम एक लाइन बोला करते थे। हम 3 महीने के लिए आगे के 3 महीने के लिए हम बुक्ड हैं। मगर हम चाहते हैं कि आप एटलीस्ट हमारे प्रोडक्ट को ट्राई करें और इसको देखें कि क्या ये जो हम बोल रहे हैं ये सच में उतने उस लायक है या जो पेपर में निकला है उस लायक है। अगर सही लगेगा तो हम कहीं जा नहीं रहे, हम आपको देंगे। इससे हमें एक कस्टमर कनेक्शन भी मिला और हमें एक क्या कहते हैं एक ट्रस्ट भी बनना शुरू हुआ मार्केट में। लोग कोई 200 रुपये देता था, कोई 500 देता था, कोई 1000 रुपये देता था, कोई फ्री में मांगता था, हम फ्री में देते थे।
उसके लिए देने के लिए आप सोचिए कि हमने हर वो चीज़ों की मदद ली, बस सर्विस, रेलवे, डीटीडीसी की ट्रेन की, हर जगह से मदद लेते थे। वो कुशीनगर से निकला हुआ सामान रात के 4 बजे लखनऊ पहुँचता था। लखनऊ में एक लड़का खड़ा होता था, वो उठा के कन्नौज की बस में रखता था। कन्नौज में सुबह 8 बजे एक आदमी खड़ा होता था, वो उठा के कस्टमर के घर पे ले आके देता था। इतना तक हमने रिश्ता बना था सिर्फ़ अपने दोस्तों की वजह से। इस तरीके से कंपनी बढ़ना शुरू की 5 केजी से 50 केजी, 50 केजी से 500 केजी, 500 से इस समय 25 टन की प्रोडक्शन यूनिट पे हम चला रहे हैं। डिमांड को देख के, बिज़नेस मॉडल को देख के, कस्टमर रिटेंशन को देख के, कस्टमर रिवर्स कस्टमर्स को देख के हमारी फंडिंग हुई। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड ने हमें पहली फंडिंग दी और इसके बाद हमें सिटी बैंक से, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, कैपरी फाउंडेशन से, एमएसएमई से मिला-जुला के करीब 1 करोड़ तक से ज़्यादा का 1 करोड़ से ज़्यादा का गवर्नमेंट सपोर्ट मिला। आज हम 150 टन की पहली फैक्ट्री कुशीनगर में डाले हैं, 25 टन की दूसरी फैक्ट्री कुशीनगर में डाले हैं, 25 टन की कोल्हापुर में एक फैक्ट्री डाले हुए हैं और तीसरी चौथी फैक्ट्री हम अयोध्या में डालने जा रहे हैं। इस टारगेट है कि सिर्फ इस सीजन में हम कम से कम 27 से 28 लाख का सेल क्लोज करेंगे। जहां ये सफर सिर्फ हाथ में 10,000 रुपए से शुरू हुआ था, आज कंपनी की 27 करोड़ की वैल्यूएशन है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट के ऑफर्स हैं, मगर कंपनी इतना सेल्फ सस्टेनेबल है कि इन्वेस्टमेंट की इसको जरूरत नहीं है। आखिर ये सब हुआ कैसे? 10,000 रुपए से 27 करोड़ की कंपनी बना लेना। जैसा मैंने कहा था, सीखने के लिए किसी भी स्कूल, कॉलेज या बड़े जॉब ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कहीं से भी सीख सकते हो, बस सीखने की एक चाहत होनी चाहिए। आप जहाँ से भी देख रहे हो उससे क्या कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो, उस ऑब्जर्वेशन स्किल को अगर आप इम्प्रूव कर ले जाते हो, आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। दूसरा, अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट नहीं, आपका प्लस पॉइंट है। आपका किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया बदल देता है। आप सिर्फ इस तरीके से नहीं देखते हो ये काम हो रहा है, आप इस तरीके से आप देखना शुरू कर देते हो कि हाँ, हमारे जैसा आदमी इसको कैसे यूज़ कर सकता है। हम ऐसा क्या करें कि हम इसको सस्ते रूप में बना सकें। किसी भी प्रॉब्लम का इकोनॉमिकल सॉल्यूशन यहीं से फ्रेम होता है जब आप गरीब होते हो। जाते-जाते मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ जहाँ दिखता है वहाँ से सीखना शुरू करिए। अपने गरीबी को अपना हथियार बनाइए, अपने कमज़ोरी को अपना हथियार बनाइए। अपने हिम्मत को जोश में बदलकर जो चीज़ हासिल करना चाहते हो उसको अपनी तकदीर में बदलिए। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुँच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूँ, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।